हमारा अगला टॉपिक है, इस ग्राफ को देखेंगे। ये आई और वी का ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, तो ये ओम्स लॉ ओबे करने वाले डिवाइस कौन होते हैं? ओमिक डिवाइस, ओमिक कंडक्टर। तो ये कौन है? नॉन ओमिक है। कौन है ये? नॉन ओमिक। हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइस, दोनों बंद कर दो। हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और ओमिक डिवाइस या नॉन ओमिक डिवाइस का डेफिनेशन क्या है वो पढ़ना है यहाँ से। इधर देखो, ओम्स लॉ इज ओबेड बाय वेरियस मटेरियल एंड डिवाइसेस। बहुत सारे डिवाइसेस और मटेरियल जो है वो कौन सा लॉ ओबे करते हैं? ओम्स लॉ। तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? ओमिक डिवाइसेस। क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ ओबे करने वाले डिवाइसेस क्या होंगे? ओमिक डिवाइस। तो द डिवाइसेस फॉर विच पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, जैसा पहले पढ़ते थे अपन। वी और आई का ग्राफ कैसे बनता था? स्ट्रेट लाइन बनता था। हाँ, प्रैक्टिकली थोड़ा सा बेंड होता था वो, क्योंकि आगे चल के टेम्परेचर बढ़ जाता था इस वजह से। अच्छा, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन inclined to v axis are called linear devices और ओमिक डिवाइसेस। टिक मार्क करो। ओमिक डिवाइसेस यहां से टिक कर सकते हो। द डिवाइसेस फॉर विच, यहां से टिक मार्क करो। अपने हिसाब से भी बना सकते हो। जो ओम्स लॉ ओबे करेगा वो ओमिक डिवाइस। शॉर्ट में, जो ओम्स लॉ ओबे करेगा वो। तो आप क्या बोलोगे डेफिनेशन यहां पर? द डिवाइसेस विच ओबेज ओम्स लॉ। समझ में आ रहा है? आर कॉल्ड डिवाइसेस बोल रहा हूं तो आर कॉल्ड करके बोले। सिर्फ एक डिवाइस के बारे में बात करें तो इज कॉल्ड करके बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, होगा क्या अगर ओम्स लॉ ओबे करेंगे? तो वी और आई का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसको लीनियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनियर डिवाइसेस और ओमिक डिवाइस दोनों सेम ही है। लीनियर डिवाइसेस और ओमिक डिवाइस सेम है। समझ में आ रहा है? तो इसको टिक मार्क कर लो, ये याद करना है आपको। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। ओमिक डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या होता है? कैसे पता चला भाई आपको? अगर आप जो है ना वी और आई का ग्राफ बनाते हो ऐसे, इधर पे वी और इधर पे आई बनाते हो, तो उसका जो स्लोप निकालोगे वो क्या निकल कर आएगा? याद आ रहा है? मैंने बताया था स्लोप किसके बराबर होगा? वी अपॉन आई आर होता है ना। तो वी अपॉन आई आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ आ रही बात? और क्योंकि लीनियर है तो इसका स्लोप हर जगह ढलान सेम रहेगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, ये वाला देखो, ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए है? नॉन ओमिक के लिए। अगर यहाँ देखोगे तो आपको स्लोप ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, फिर कम हो गया, फिर समझ आ रहा है? तो स्लोप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वी आई और वी वाला है बेसिकली, वी इधर आई इधर करेंगे तो स्लोप निकालूंगा तो आर मिलेगा। स्लोप निकालूंगा तो क्या मिलेगा? आर मिलेगा। यहां पर जो है ना 1 अपॉन स्लोप एक्चुअल में आर के बराबर होगा। नहीं समझे बात को? देखो, स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस वाला अपॉन, तो अगर मैं आई अपॉन वी करूंगा, है ना, तो मुझे स्लोप मिलेगा, लेकिन आई अपॉन वी थोड़ी आर होता है। ये स्लोप है। समझ आ रहा है? लेकिन आपको पता है कि आई अपॉन वी अपॉन आई आर होता है, तो आई अपॉन वी क्या होगा? 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर मतलब स्लोप, मतलब क्या हो गया? स्लोप का उल्टा करूंगा तो आर मिलेगा। 1 अपॉन आर स्लोप है, मतलब 1 अपॉन स्लोप आर होगा। आई बात समझ में? ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो आई वी वाले ग्राफ में इसके अंदर स्लोप आप चेंज होता देख रहे हो। तो दूसरे वाले में क्या बोलेंगे? नॉन ओमिक में क्या बोलेंगे? इसमें क्या बोला? रेजिस्टेंस ऑफ दीज डिवाइसेस, ठीक है, आर कांस्टेंट और इज कांस्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस सिंगल बात कर रहे हैं ना, ऑफ डिवाइसेस इज कांस्टेंट। और नॉन ओमिक में क्या होगा? नॉट कांस्टेंट बोल सकते हो या वेरिएबल बोल सकते हो। वेरिएबल मतलब वेरी कर रहा है, चेंज होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला डेफिनेशन, द डिवाइसेस विच आई वी कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? टिकमा करो, टिकमा करो। बहुत आसान है। अभी ग्राफ जो बताया मैंने आपको, कौन सा ग्राफ था बच्चों? ये डिस्टिंग्विश भी आ सकता है इसका, हाँ, ओमिक और नॉन ओमिक में। मैंने सिंपल बता दिया आपको, एक एक डेफिनेशन वाला हो गया। सुनो बात को,
ओमिक डिवाइस क्या हो गया, जिसमें वी आई ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। नॉन ओमिक क्या होता है, वी आई ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होएगा। क्या लिखा हुआ है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होएगा। आई बात समझ में? ओके। वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा है, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। अच्छा उधर पे रेजिस्टेंस क्या होता है, इधर पे रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ दीज डिवाइसेस इज अ फंक्शन ऑफ वी और आई। ठीक है, तो मतलब वी और आई पे डिपेंड करेगा। अंडरस्टूड? या आप डायरेक्टली वेरिएबल भी बोल सकते हो। अंडरस्टूड? ऐसे बोल सकते हो कि वी और आई पे डिपेंड करेगा, इज अ फंक्शन ऑफ वी और आई। और एग्जाम्पल यहां पर कौन आ जाएगा, अभी एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गया, NaCl को पानी में डाला, Na+ और Cl- आयन अलग हो जाएंगे, वो एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। नहीं आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस अभी बात नहीं कर रहे अपन। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, जिसको पानी में डालने पर वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए या सेपरेट हो जाए। ठीक है, आप लोग ने ऐसे बहुत सारा देखा होगा, जैसे अगर HCl गैस को मैं पानी से पास करूंगा तो वो H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एसिड हैं, बेस हैं, सॉल्ट्स हैं, जो क्या नाम है, पानी में जाने के बाद क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, आयन में सेपरेट हो जाते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स में। कंडक्टर में कौन होता है, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन होता है, आयंस होते हैं, बताया हूं मैंने, बराबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है वहां पर। चलो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकता है। हाँ ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन है, वैक्यूम ट्यूब्स है, एग्जाम्पल कर लीजिए ये सब, वैक्यूम ट्यूब्स, जंक्शन डायोड्स। जंक्शन डायोड ये आप इसी चैप्टर के ना लास्ट में पढ़ोगे इसके बारे में, फिजिक्स में ही लास्ट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये आपके चार्जर के अंदर होता है, मोस्टली हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको ये दिखाई देता है। क्या बोलते हैं इसको, डायोड। और इसका आगे चल के आप नाम ऐसे ही पढ़ोगे, PN जंक्शन डायोड। ठीक है, PN जंक्शन डायोड करके भी पढ़ोगे। उस ये सब क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। जैसे आप लोग चार्जर वगैरह का, उसमें बहुत सारे देखो रेजिस्टर लगा होता है, तो वैसे ही छोटा सा एक कंपोनेंट होता है। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद थर्मिस्टर है, रेजिस्टर की तरह ही होता है ये भी, थर्मिस्टर्स। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर, सॉरी, एटसेट्रा, हो गया। ओके, अच्छा अभी अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं इसके लिए ना इंस्टेंटेनियस निकालूंगा। क्या निकालूंगा, इंस्टेंटेनियस, मतलब एट वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए बात करूंगा। जैसे देखो, आपको पता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है, नॉन ओमिक डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। तो एट एनी इंस्टेंट, मतलब आप यहां पर सिर्फ स्लोप बात करोगे, एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट अगर आप स्लोप निकालना है तो मुझे आर का फॉर्मूला डेरिवेटिव वाला यूज करना पड़ेगा, या तो लिमिट वाला। क्या, लिमिट वाला। तो यहां पर आपका आ जाएगा डेल वी बाय डेल आई, और यहां पर वी अपॉन आई होता है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में अगर मैं बात करना है, मुझे डेल टी जीरो में बात करना है, तो डेल वी बाय डेल आई ये मेरा इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस होगा। और ये हर पॉइंट पे सब जगह क्या होगा, अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो यहां पर सिंपली वी अपॉन आई नहीं लिख सकते। समझ आ रहा है? क्योंकि चेंज होता रह रहा है ना, तो एट एनी पॉइंट आपको ऐसे इंस्टेंटेनियस, या इसको डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हो, डीवी बाय डी आई लिख सकते हो। अंडरस्टूड? ठीक है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको यहां पर ये आईवी ग्राफ है, हाँ कौन सा ग्राफ है, आईवी, तो इधर पे जब आप स्लोप निकालोगे ना, बेसिकली इसका उल्टा करूंगा तब जाके आर मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वी अपॉन आई जो है वो आर होता है,
आई अपॉन वी नहीं होता है। क्या ऐसा कब बोला मैंने? नहीं, उसके लिए ग्राफ कैसे बना था? सीधा ग्राफ बना तो ओमिक है, समझ आ रहा है? और ये ऐसा जा रहा है ना, कर्व बन रहा है, तो ये क्या हो गया? तो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है तो नॉन ओमिक हो गया। ओम्स लॉ को ओबे करता है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर ओम्स लॉ ओबे नहीं करता है तो ऐसा बनेगा। अंडरस्टूड? तो एक ग्राफ का भी एक डिस्टिंग्विश हो गया। हाँ, ये ओमिक डिवाइस और नॉन ओमिक डिवाइस में एक ग्राफ का भी डिस्टिंग्विश हो गया, स्ट्रेट लाइन और उसका कर्व बना हो गया। अच्छा, अब यहां क्या बताना चाह रहा है, सुनो। डेल वी आपका क्या है? व्हाट इज डेल वी? ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, और द टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, डेल आई आपका चेंज इन करंट है, और ये डेल वी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर आपका वोल्टेज पहले कितना था, मतलब अगर मान लो ये ग्राफ में आपने 2 पॉइंट चूज किया हुआ है, ये, और यहां पर ट्रायंगल बना के आप कर रहे हो, इधर पे आपने क्या लिया हुआ है? वी ना, इधर पे वी लिया है, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, इन दोनों के बीच का चेंज आपका कौन है? डेल वी। तो मैं बताता हूं, ये वाला पॉइंट आपका, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू आप मान लीजिए वी, क्या नाम है, वी माइनस डेल वी बाई 2, और ये वाली वैल्यू आप मान लीजिए v प्लस डेल वी बाय 2। अब इनमें चेंज निकालो, क्या आएगा बताओ? चेंज क्या होता है पता है आपको? फाइनल माइनस इनिशियल। मेरे पास ये 2 पॉइंट है, इनमें चेंज क्या? अगर नंबर दूं तो बहुत आसानी से कर सकते हो। मान लो मैंने इसको बोल दिया ये 2 है और ये 3 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा, 3 माइनस 2। ठीक है, मतलब मैथमेटिकली, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो? ये डेल वी है, तो ये कितना ले रहा हूं मैं? माइनस डेल वी बाई 2, और ये प्लस डेल वी बाई 2। अब ये कैसे आएगा देखो, मैं आपको बताता हूं। v प्लस डेल वी बाई 2 माइनस, फिर ये वाला v माइनस डेल वी बाय, सही है? अच्छा, अब मुझे बताओ, नहीं नहीं नहीं, ये डेल वी इज डिफरेंट, v इज डिफरेंट, माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस v से ये वाला v क्या हो गया? आधा डेल वी, आधा डेल वी, एक डेल वी। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का चेंज किसके बराबर आ गया? डेल वी के बराबर आ गया। तो डेल वी समझ में आ रहा है क्या है? ठीक है, तो ऐसे करके समझाया गया है इसको। वैसे नंबर्स में क्या है कि यहाँ पर कोई नंबर होगा, यहाँ कोई नंबर होगा, आपको डिफरेंस निकालना है, डेल वी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो लिखा गया है ना, इसको समझाया है कि एक्चुअल में क्या है ये, क्योंकि आप जब दोनों को माइनस करते हो, फाइनल माइनस दिस, तो आपको डेल वी के बराबर आएगा। अंडरस्टूड? ऐसे ही आपका डेल आई भी है। तो डेल वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है? चेंज है, और ये क्या है? करंट में चेंज है। तो चेंज इन करंट, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, खत्म। इसमें मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, पॉइंट्स बताए, तो उसको आपको याद रखना है। ठीक है, ओमिक और नॉन ओमिक में आपको डिस्टिंग्विश प्रिपेयर करना है। समझ आ रहा है? क्या क्या पॉइंट आप बोलोगे सबसे पहले? ओके, ठीक है, बहुत आसान पॉइंट है। ओमिक डिवाइसेस ओबेज, या ऐसे बोल सकते हैं, डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस ओबेज ओम्स लॉ, दीज डिवाइसेस डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। और इसका ग्राफ कैसा होता है? वी आई ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। और इसका स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, नॉट स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टूड? ग्राफ बना सकते हो, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ। ठीक है, और इसके अलावा इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, और इसका नॉन ओमिक का, समझ आ रहा है, वेरिएबल होता है बोल सकते हो, या फंक्शन ऑफ वी और आई होता है। ठीक है, और उसके अलावा एग्जाम्पल बोल सकते हो, यहां पर आपके जो, हाँ, हमारे पास जो तार है ना, कॉपर वायर, वो आपका ओम्स लॉ ओबे करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो कॉपर वायर, या कोई रेजिस्टर बोल दो, रेजिस्टर, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टर। हाँ, याद रहेगा? कॉपर वायर एग्जांपल हो गया, रेजिस्टर, रेजिस्टर, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टर। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे अपन, रजिस्टर के बारे में। सब ओमिक डिवाइस हो गया। नॉन ओमिक में क्या क्या हो गया? लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वैक्यूम ट्यूब हो गया, जंक्शन डायोड हो गया,
ये सेमीकंडक्टर डिवाइस आ जाते हैं, और थर्मिस्टर एक्सेट्रा। बस इतना कर लिया, आंसर प्रिपेयर हो गया आपका। ओमिक नॉन ओमिक डिस्टिंग्विश के हिसाब से पूरा प्रिपेयर करेंगे। हाँ हाँ, बस और भी बहुत सारे हैं, दो बस हो गया ना, दो दो एग्जाम्पल दोनों में याद करो, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। क्या हुआ? सुनो, यहाँ पर एक फॉर्मूला निकालेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद हमारा इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इस चैप्टर का रेजिस्टर वाला टॉपिक। हाँ, रेजिस्टर वाला। चलो आ जाओ। ये आपके पास एक ये क्या लगा हुआ है? बैटरी का बड़ी लाइन क्या होती है पता है आपको? पॉजिटिव। छोटी लाइन क्या होती है? अच्छा, इसके सामने क्रॉस में आपने लगाया हुआ है एक रेजिस्टर। क्या लगाया हुआ है? ये एक्चुअल में रेजिस्टर आपको दिखाई कैसे देता है? ये इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। देखा है आप लोग ने इसको? हाँ, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपके चार्जर खोलोगे तो उसके अंदर भी रहेगा, और इसमें ना कलर के बैंड्स होते हैं ऐसे, है ना। टीवी वाले के पास जाओगे तो उनके सर्किट में आपको ये छोटे छोटे ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ऐसा देखा है, अलग अलग कलर का होता है, देखो ये ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा। हाँ, टीवी वगैरह के अंदर ये इनको क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है? रजिस्टर, याद रखिए। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है वैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कुछ ना कुछ अपोज करने का एबिलिटी रहता है, तो हम लोग ये रेजिस्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ये कलर कोडिंग हम लोग सीखेंगे अभी, आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चाहूंगा मैं तुझे। अच्छा, ए सुनो, कितने लोगों को मालूम है V का फॉर्मूला? आप लोग ने देखो ये वाला फॉर्मूला किया है कभी? V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज? नहीं। ये देखो, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी क्या करता है? चार्ज को फ्लो करवाता है। अब वैसे एक्चुअल में कौन फ्लो करता है यहां पर? इलेक्ट्रॉन। क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करता है आपको मालूम है? हाँ, ऐसे जाता है इलेक्ट्रॉन। और करंट कैसे फ्लो करता है? ऐसे। देखो, करंट का एरो करके भी बताया हुआ। तो सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है पीछे बच्चे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव। सर्किट में जाने का, यहां से डायरेक्ट इधर जंप नहीं करना है, ओके। और इलेक्ट्रॉन उसका उल्टा डायरेक्शन होता है, करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा। साइन कन्वेंशन में हम लोग बोला था कि पॉजिटिव चार्ज और करंट का डायरेक्शन क्या रहता है? सेम रहता है। पॉजिटिव चार्ज और करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज उसका और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। पॉजिटिव और करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, तो करंट और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम, ऐसे ही, ठीक है। अब सुनो, अब यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपको ये प्लस क्यू को पहुंचाना है, हाँ। और ये आ गया स्पीड ब्रेकर, समझ आ गया? रेजिस्टर आ गया। रेजिस्टर क्या करेगा? फ्लो ऑफ चार्ज को रोकेगा ना, अपोज करता है, अंडरस्टूड। तो अब बैटरी को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहां से इसको वहां पहुंचाना है, तो बैटरी को कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ए पॉइंट का पोटेंशियल आप मान लीजिए VA,
और ये बी पॉइंट का पोटेंशियल आप मान लीजिए। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पहली बात सुनो, ठीक है? इसको मैं बोलूंगा वी, इसको क्या बोलूंगा मैं? तो ये कौन है? ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इस बैटरी को, एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना है तो इसको कुछ काम करना पड़ेगा, उसी को हम लोग वी बोलते हैं। तो वी का डेफिनेशन क्या है? वर्क डन। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। ये एनर्जी लगाएगा, कौन लगाएगा? बैटरी। बैटरी चार्ज को यहां से वहां भेजना चाहता है और ये रास्ते में रुकावट है अपने लिए। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अगर ये रुकावट नहीं होती तो ये अपने को काम नहीं करना पड़ता। लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है? रेजिस्टर लगा हुआ है। और कोई भी कंडक्टर तार लगा होगा ना, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो बैटरी को, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। अब सुनेंगे बात को। तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको कि अगर मैंने, इस बैटरी ने 1 जूल काम किया इसको यहां से यहां ले जाने में, कितना जूल? 1 जूल काम किया, और चार्ज कितना ले गया? 1 कूलम। तो 1/1 क्या होता है? 1। और इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो इसका क्या मतलब है? सुनो, अगर बैटरी ने 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट रेजिस्टर के अक्रॉस ले गए, 1 कूलम को, और उतना ले जाने में उसको कितना काम करना पड़ा? कितनी एनर्जी लगाना पड़ा? 1 जूल। इसका मतलब कि ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो 1/1 कितना होता है? कुछ आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मुझे 1 कूलम चार्ज ले जाने के लिए 2 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, यानी बैटरी को, काम यहां कौन कर रहा है? ये बात ध्यान रखना, बैटरी काम कर रही है। अगर बैटरी नहीं होगी तो चार्ज नहीं फ्लो करेगा। अंडरस्टूड? अच्छा, तो 2/1 कितना आएगा? तो 2 वोल्ट। तो बैटरी का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट, और वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, यहां पर इसके डायरेक्टली बैटरी ऐसे कनेक्टेड है ना, और अगर मैं इसका, बैटरी का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जिसके बारे में आगे चल के आप पढ़ोगे, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? तो अभी फिलहाल इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया हुआ है। यूजुअली ऐसे छोटा सा रेजिस्टेंस बता देता है, स्मॉल आर करके डिनोट करता है। अब यूजुअली अगर नहीं बता रहा है तो इसका मतलब बैटरी का वोल्टेज और ये दो पॉइंट देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। और बैटरी का जो वोल्ट होता है उसको ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब दोनों सेम रहता है या डिफरेंट होता है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। आगे चल के ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। V का फॉर्मूला है W/Q, E का फॉर्मूला भी है W/Q, लेकिन दोनों सेम चीज नहीं है। बताता हूं मैं, सुनो। V आप बात करते हो पोटेंशियल डिफरेंस, और E का क्या नाम है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आगे चल के आएगा EMF। होता क्या है, मैं एकदम सिंपल आपको इसमें, जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो उसी से बता देता हूं। कभी वो घड़ी वाला सेल देखा है आप लोग ने? उसमें कितना वोल्ट लिखा होता है? बोलो। एक न्यूमेरिकल भी किया हुआ है आपने। 1.5 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है? तो जो 1.5 वोल्ट है वो उस बैटरी का है ना, वो ईएमएफ है। वो क्या है? वही ईएमएफ है। तो जो भी बैटरी पे आप वोल्टेज देखते हो वो उसका ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब होता क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम दिखाई दे रहा है आपको, है ना? अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलता हूं, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है। ये कोई फोर्स नहीं है, ये 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए किया गया काम है। मतलब ये एक एनर्जी है। काम है मतलब क्या है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये V हो गया। और ये ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन टू सर्कुलेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। मतलब सुनो, बैटरी का ईएमएफ अगर प्लस क्यू चार्ज को ये एक बार एक चक्कर लगा लेता है सर्किट में पूरा, हाँ, तो वो उसको क्या कहेंगे आप? ईएमएफ कहेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू, तो इसके लिए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बोलते हैं, और इसके लिए क्या बोलते हैं? पूरे सर्किट की बात करते हैं, वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। मतलब पूरे सर्किट में एक चक्कर लगाने के लिए किसको? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज को आप जो है पूरा एक चक्कर लगाने के लिए जितना काम करोगे
और बैटरी करेगी, हम नहीं करेंगे। कौन करेगा? बैटरी। तो दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ दैट सेल और बैटरी। आया समझ में? दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंस समझ लो। क्या ये कहानी समझ आई? V का फॉर्मूला क्या है? W/Q। और E का फॉर्मूला क्या है? दोनों का सेम फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंस कहां आ रहा है? डेफिनेशन में। V के लिए क्या बोलते हो? 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और E के लिए once round the complete circuit, work done to move a charge once round the complete circuit। नहीं आ रही बात समझ में? डेफिनेशन जब करेंगे तो वहां पर बताओ। हाँ, 1 कूलम के लिए जितना जूल आप लगाओगे दैट विल बी योर वोल्ट। समझा? अच्छा, अब आ जाओ, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, V इज इक्वल टू W/Q। तो ये दिस वर्क इज डन बाय बैटरी। तो बैटरी ने कितना काम किया निकालना है, तो Q को वहां भेज दूंगा। W का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या बनेगा? V इंटू क्यू बनेगा। क्या बनेगा भाई? V इंटू क्यू बनेगा। अब आ जाइए, इतनी कहानी अगर आपको समझ में आई है तो यहां पर कुछ कंसीडर कर लेते हैं। एक आपने एक रेजिस्टर कंसीडर किया, रेजिस्टर का नाम दे दिया AB। कंसीडर रेजिस्टर AB। किसको कनेक्ट किया है बच्चों? ये सेल बोल दो या बैटरी बोलो, इन सर्किट। हो गया इतना? और ये सब नहीं लिखने का, ये सब मत लिखो। विद द करंट फ्लोइंग फ्रॉम A टू B। करंट कहां से जा रहा है? देखो, A से B जा रहा है, बैटरी के पॉजिटिव से निकला और ऐसे जा रहा है। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट लिखो, सेल मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन। रेजिस्टर के दोनों किनारों में कितना वोल्टेज बन रहा है? दोनों किनारों के बीच में V वोल्टेज बन रहा है। कितना वोल्टेज बन रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। और A जो है वो हायर होगा और B क्या होगा? लोअर हो। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, अच्छा हम लोग किसको फ्लो करवा रहे हैं यहां पर? चार्ज को। किसको फ्लो करवा रहे हैं? तो लेट Q बी द चार्ज फ्लोइंग। ठीक है, कितने टाइम में? ठीक है, और मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं यहां पर। हाँ, लेट प्लस Q, प्लस लिखा नहीं है उन्होंने, मतलब समझ लो पॉजिटिव। बी द चार्ज फ्लोइंग इन टाइम डेल T फ्रॉम A टू B। क्या नेगेटिव कहां हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो नेगेटिव चार्ज की बात करूंगा, और उसके अपोजिशन में दूसरा चार्ज बात करूंगा तो कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो लेट प्लस Q बी द चार्ज फ्लोइंग इन टाइम डेल T थ्रू रेजिस्टर फ्रॉम A टू B। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक मिनट रुको। ये कितना पॉइंट हो गया? 3 ना। ये चौथा वाला ना सिर्फ इतना लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन A एंड B इज, और फिर इसके बाद ये सब मत लिखो, ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखो और उधर से W का फॉर्मूला बना दो। समझा क्या बोला मैंने? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन पॉइंट A एंड B इज, और ये V का फॉर्मूला लिख दो और इसको यहां भेज दो, W का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आगे बढ़ूं? समझा? आपको फॉर्मूला बोलने की जरूरत नहीं है कि ये इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अपन डायरेक्टली बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज V इज इक्वल टू W बाय, और फिर W इज इक्वल टू VQ। इतना हो गया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, काम किसने किया? बैटरी ने काम किया। तो बैटरी ने जब काम किया तो उसकी एनर्जी कम हुई होगी ना? कितनी कम हुई होगी? जितना काम किया। अच्छा अभी सुनो, टू इधर सुनो, वर्क इज परफॉर्म, एक मिनट, सॉरी, ये पढ़ो, द सेल प्रोवाइड दिस एनर्जी। एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये काम कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी सेल प्रोवाइड करे, तो उसकी सेल की एनर्जी कम होगी ना?
बराबर है। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम कर रहा है सेल, ठीक है। तो एनर्जी किसकी कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय कितनी कम होगी, जितना उसने काम किया है। अब सुनो, इसको ऐसे लिखो आप, फोर्थ पॉइंट हो चुका था ना, फिफ्थ कर दीजिए। द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीजेस नहीं लिखेंगे, द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन है ये, एक काम कितना किया बताओ, वी क्यू ना, क्या क्यू वी, जितना काम किया उतना ही एनर्जी डिक्रीज होगा ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, बैटरी का खुद का पोटेंशियल एनर्जी था, उसमें से कुछ डब्लू काम कर दिया आपने, तो कम कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल बैटरी ने एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए वर्क किया 1 जूल, कितना किया। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि बैटरी ने 1 जूल काम किया तो उसकी एनर्जी कितनी कम हुई, एक ही कम हुई ना, थी कितनी भी हमको मालूम नहीं, लेकिन कम कितना हुआ, ठीक है। तो W का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी, तो अब W की जगह क्या लिख सकते हो आप, तो डेल यू ही मेरा क्या हो जाएगा, क्यू वी हो जाएगा। अच्छा यहां से ये फॉर्मूला कैसे आया, कौन बताएगा, क्या आपको आई का फॉर्मूला पता है, आई का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन, हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि चार्ज कितने टाइम में जा रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट में, तो इधर पे डेल टी आ जाएगा, इसको यहां भेजा तो क्यू की जगह क्या आ गया बताओ, आई इंटू, क्या इतनी कहानी समझ आई, बोलो सभी बच्चे, इतना आया। इसके बाद की कहानी सुनो, पहला स्टेप आपका था W इज इक्वल टू क्यू वी या वी क्यू, ये आ गया, जितना बैटरी काम करती है उतना ही उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी डेल यू भी क्यू वी आ जाएगा। क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई डेल टी, क्यों लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा हुआ है हमने, अब टाइम हमने ऊपर ही बोला है कि डेल टी टाइम में क्यू चार्ज जा रहा है, तो टी की जगह डेल टी लिखोगे, और फिर डेल टी को यहां लेकर आया तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो आई डेल टी, तो इसकी ये लिख दिया। अब अगला स्टेप सुनो, इसके बाद ये सब थियरी लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं सुनो, इतना लिखा ना, ये एक्स्ट्रा जो बताया वो लिख लो सिंस करके, ऐसा क्यों हुआ, हुआ इतना, आगे सुनो, इसके बाद का स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब थियरी कुछ लिखना नहीं, हाँ उसके बाद का स्टेप लिख रहा हूं, क्या आपको ये पता था डेल यू इज इक्वल टू मेरे पास था आई डेल टी वी, सही है, ये डेल टी को यहां ले लो, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या ये समझ में आया, हाँ आपको याद है कि अगर मैं ये लिमिट लगाऊं कि डेल टी टेंस टू जीरो, मतलब डेल टी बहुत ही छोटा है, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में, तो आपको पता है इसके साथ लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, और वो डेरिवेटिव फॉर्म के बराबर होता था, किसके बराबर होता था, डेरिवेटिव फॉर्म। ये देखो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इन लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ठीक है, ये लिखने के बाद इन लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ये वाला फॉर्मूला देखो कैसे चेंज हो रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लिमिट डेल यू डेल टी, और यहां पर लिख देता हूं मैं डेल टी टेंस टू, अच्छा ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर डेल टी टेंस टू जीरो है, तो डेरिवेटिव में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसको ये जो डेल डेल लगा हुआ है आप लिख सकते हो डी यू
बाय डी टी, और ये बन गया आई इंटू, ये देखो ये वाला फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है कैसे आया ये डायरेक्टली, ये डेल से डी यू डी में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में लिमिट लिया, इन लिमिट डेल टी टेंस टू, हम लोग लिमिट ले लेते हैं यहां पर, और डेल टी टेंस टू 0, ये जो टर्म है वो किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव के बराबर होता है। समझ आ रहा है, इससे पहले भी आ चुका है ये। तो ये जो डेल्टा डेल्टा लिख रहा है उधर पे डी लिख देने का, क्या लिख देने का, तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है। तो इसका स्टेप पूरा ऐसे आएगा, समझा ये वाला स्टेप, नहीं लिमिट अभी आपका एक चैप्टर भी होगा मैथ्स के अंदर, मैथ्स में, ठीक है। तो ये जो लिमिट वाला टर्म होता है वो दूसरा एक इजी फॉर्म क्या होता है इसका, डेरिवेटिव वाला। ये पहले भी आ चुका है ना, पहले कहाँ आया है, हम लोगों ने कहाँ एक्सप्लेन किया इसको, मोशन इन प्लेन के अंदर भी आएगा, उसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह करेंगे। हाँ हाँ, यहाँ पर ही बताया ना मैंने आपको, ये चैप्टर में भी बताया स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे, करंट वाला। ये इधर देखो, ये कैसे आया ये तो समझ में आया ना। इसके साथ मैं लिमिट ले लेता हूं, लिमिट में हम लोग ये बता रहे होते हैं कि जो अपॉन में समोसा टी है डेल्टा टी वो कितना है। मैं अगर ये कह रहा हूं डेल टी टेंस टू 0, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा, डेल टी टेंस टू 0 का क्या मतलब है। हाँ, इतना छोटा है कि 0 के करीब है लेकिन 0 नहीं है, समझ नहीं, नेग्लिजिबल कैसे, अपॉन में निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको, अगर मैं उसको निग्लेक्ट कर दूंगा तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी इधर। डेल टी बहुत ही शॉर्ट टाइम, यानी आप इस बात को समझो, आप जिस, इधर सुनना, जिस डेल यू बाय डेल टी की बात कर रहे हो आप, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे हो, यानी एट दैट इंस्टेंट ही बात कर रहे हो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको जो है ना वो क्या नाम है, जो ब्रेक मिलेगा ना वो 1 सेकंड का मिलेगा, समझ आ रहा है, ब्रेक कितने का मिलेगा, नहीं आ रही बात समझ में। तो अब उस टाइम के लिए आपको ब्रेक एक्चुअल में क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला ना। तो यानी टाइम इंटरवल बहुत छोटा बताने का मकसद क्या होता है कि आप उसी टाइम पर उस चीज की बात कर रहे हो। टाइम इंटरवल छोटा बताने की क्या बात होती है कि उसी टाइम पर आप उस, जैसे अभी मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बात कर रहा हूं, ये डेल यू बाय डेल टी है, तो अगर डेल टी बहुत छोटा है मतलब मैं उसी टाइम पर बात कर रहा हूं, उसी टाइम इंटरवल पे ही बात कर रहा हूं, मैं कोई टाइम इंटरवल बड़े इसके लिए बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, एट दैट इंस्टेंट, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये वर्ड इस्तेमाल होता है इसके लिए, एट दैट इंस्टेंट ओनली। अच्छा अभी सुनो, डी यू बाई डी टी ये है क्या, ये एनर्जी है और डिवाइड बाय टाइम है, मतलब ये एनर्जी का रेट है, क्या है ये, एनर्जी का रेट है। अच्छा कौन बताएगा, कौन बताएगा, वर्क एक एनर्जी है और अपॉन में टाइम कोई फॉर्मूला होता है, पावर, वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है, तो ये आपने क्या निकाला, पावर निकाला, क्या निकाला, पावर। तो एक्चुअल में ये देखो क्या लिखा हुआ है हियर, डी यू बाई डी टी इज पावर, टाइम रेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होने की स्पीड है, ये रेट है कि किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ये समझ आया, व्हाट इज पावर। फैन ऑफ कर दो जरा, अब इधर ध्यान देंगे, बात कोई नहीं करेगा। वर्क पर यूनिट टाइम मतलब आप यूनिट टाइम में कितना काम कर रहे हो, मतलब कितना एनर्जी लगा रहे हो। अब यहां काम कौन कर रहा है, बैटरी, तो बैटरी अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहा है, तो 1 सेकंड में वो कितना एनर्जी स्पेंड कर रहा है या खर्च कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, ये अपना पावर हो गया। ये कौन हो गया, तो व्हाट इज पावर, ये डी यू बाई डी टी मेरा पावर है, लेकिन है क्या पावर, हाँ, और ये टाइम पर यूनिट टाइम को ना अपन रेट बोला करते हैं, क्या वर्ड इस्तेमाल किया करते हैं, रेट। तो रेट आ रहा है मतलब समझ जाने का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हो आप।
तो व्हाट इज du बाई dt? देखो टाइम रेट कौन सा बोला है, टाइम रेट बोलेगा मतलब डिवाइड बाय टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो व्हाट इज पावर, टाइम रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, टाइम रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अच्छा अब मैं इसकी जगह पर पी भी तो इस्तेमाल कर सकता हूं, मतलब इस स्टेप के बाद आप इधर आ जाओ क्योंकि ये पावर है, तो आप बोलोगे P इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी और विच इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले को आपने 10th में किया हुआ है, P इज इक्वल टू वी आई या आई वी, वी आई पी, याद आ रहा है कुछ? तो हमने फॉर्मूला कैसे पढ़ रखा है इसको, वी आई इज इक्वल टू पी वी आई पी। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, तो वी आई इज इक्वल टू पी बोलने का, हाँ नहीं तो वी आई पी साथ में लिख दोगे, याद रखने का तरीका है, और उसमें फिर आपको याद रखना है कि पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई पी। अंडरस्टूड? अभी फॉर्मूला सबको याद रहेगा। इसके और मॉडिफिकेशन है, तो आपको ना पावर का फॉर्मूला निकालने के लिए आ सकता है। तो ये जो आप देख रहे हो यहां पर हमने डिराइव किया है पावर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, पावर का फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। अरे ये डी यू बाई डी टी पावर है ना, तो वो वी आई के बराबर है, तो पी वी आई हो गया ना, खत्म, ये आपका प्रूफ हो गया, खत्म। पॉइंट्स बता दिया हूं मैंने, ऐसे ही प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है। और अपने नोट्स में आप देख सकते हो इस पे क्वेश्चन क्या बन रहा है। नेक्स्ट बच्चों ये मॉडिफिकेशन है कुछ, दिस मॉडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो यहां पर मैं पहले तो ये वाला फॉर्मूला लिखता हूं जो अपने को मालूम है, P इज इक्वल टू वी आई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आईयर। तो अगर मैं इस V की जगह पर आईयर लिख देता हूं तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर, सही है, बोलो सही है। अच्छा हाँ वो जूल्स लॉ में जब हीट का फॉर्मूला करते हैं तो ऐसे बोलते हैं आई स्क्वायर आर थी, ठीक है। इधर सुनेंगे सभी बच्चे, अगर मैं इस आई की जगह सब्सटीट्यूट करता हूं, देखो V ऐसे ही रख रहा हूं, आई की जगह सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, क्या V इज इक्वल टू आई आर है ना, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो अगर मैं I की जगह लिखता हूं V अपॉन, तो V इंटू वी ऐसे बन जाएगा। तो आपको ये दो समझ में आ रहा है, ये वाला और, तो आपको पावर का ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। क्या क्या बोलोगे बोलो, पहले फॉर्मूला बोलो क्या क्या निकल कर आया, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू, अगर मैं V की जगह ईयर रखता हूं तो I इंटू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। और अगर I की जगह पर V अपॉन आर रखता हूं तो V इंटू वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो टोटल अभी 3 फॉर्मूले हो गए, एक सिंपल फॉर्मूला VIP वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, दूसरा आई स्क्वायर आर, और तीसरा V स्क्वायर अपॉन आर। समझ गए कहानी खत्म, चलो। अच्छा ये इनकैंडेसेंस ये मालूम है आपको, इनकैंडिसेंस क्या होता है ये जो आपका घर में बल्ब होता है ना, जो थॉमस एडिसन है ना, ये बल्ब ही है आपका घर वाला, अभी तो यूज नहीं करते हो आप, है ना, बाथरूम वगैरह में यूज करते होंगे अभी, अब वहां भी नहीं करते, ठीक है। अभी एलईडी ने रिप्लेस कर दिया एक्चुअल में, हाँ जो समोसा गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन लोग अभी भी यूज करते हैं। 100 वॉट, आप ऐसे बोलते हो 100 वॉट, 200 वॉट, उसका पावर होता है, क्या होता है उसका पावर होता है, वो क्या निकालता है, हीट निकालता है, क्या करता है, हीट निकालता है, एंड लाइट, लाइट भी निकालता है, ठीक है। चलो आ जाओ इस पे क्वेश्चन करते हैं अभी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको करना है, कितने न्यूमेरिकल है यहाँ पर इस पे एक ही है ना,
ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम वाला तुम लोग ने 9th में किया हुआ है, 10th में भी किया है। पीटी पावर इनटू टाइम। लेकिन वो KWH में होना चाहिए, मालूम है? ए सुनो, कहानी कुछ ऐसी है, आपने एक बल्ब लगाया है, कितने वोल्ट? 230 वोल्ट से, है ना? करंट कितना जा रहा है? 6 एम्पियर। इसका पावर कितना होगा ये पूछा हुआ है। और 5 घंटे अगर आप इसको जलाते हो तो आपका, सुनो बात को, एनर्जी कितना कंज्यूम होगा। तो ये बात समझ लेना कि जो अडानी वाला हम लोग को चार्ज करता है, वो जो यूनिट पे चार्ज करता है, कितना यूनिट आपने कंज्यूम किया, समझ आ रहा है? तो वो जो यूनिट होता है, एक यूनिट, वो KWH में होता है। काय में होता है? KWH मतलब किलो वॉट आर। याद रहेगा, एनर्जी कंज्यूम का जो यूनिट होता है, याद रखिएगा, दैट मस्ट बी इन KWH, किलो वॉट आर। ठीक है? और सुनो, एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला बता देता हूं। कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है पीटी। क्या है? अरे देखो ना, मैं आपको बता, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। इसको वहां भेजा तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ गया? ठीक है, नहीं आ रही बात समझ में? तो वर्क क्या है? एनर्जी है, तो उतना ही एनर्जी क्या होगा? कंज्यूम होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीटी फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, इधर पे एक बात ध्यान रखना है, दिस मस्ट बी इन किलोवाट, और टाइम आपका आर में होना चाहिए। अगर आपको सेकंड में, मिनट में दिया हुआ है तो आप उसको आर में कन्वर्ट करोगे। पावर आपको वॉट में अगर निकल रहा है तो आप उसको किलो वॉट में कन्वर्ट करोगे। वॉट इज दी एसआई यूनिट ऑफ पावर। हाँ, याद रखना, वॉट क्या है? एसआई यूनिट है पावर का। अब मैं यहां पर आ जाता हूं, डेटा लिखता हूं, डेटा लिख रहा हूं। V इज इक्वल टू लिख दो 230 वोल्ट, I इज इक्वल टू लिख दो 6 एम्पियर। पावर निकालना है हीटर का। अच्छा, ये हीटर है यहां पर, हाँ, कौन है ये? हीटर है। एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड। चलो जल्दी जल्दी सोल्यूशन। पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? यहां पर 3 फॉर्मूले पता है मुझे। VI लगाऊंगा, VIP वाला, है ना? तो P इज इक्वल टू V इंटू, क्यों? क्योंकि V और I गिवन है। V है आपका 230 और ये है 6, 0, 18, 12 और 1 13। अच्छा, अब पावर का यूनिट क्या बताया मैंने आपको? वॉट। वॉट पावर का यूनिट याद रखो, वाट लगा डाला तो लाइफ। हाँ, दोनों मत लिखना, ये मैंने समझाने के लिए बताया कि W कौन है, नहीं तो वर्क समझोगे इसको। यूनिट पे जब ये W, कैपिटल W इस्तेमाल हो रहा था, वो वॉट है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि पावर मस्ट बी इन, और अपने को टाइम भी गिवन है 5 घंटा, है ना? तो वो तो टाइम तो आर में दिया हुआ है। पावर को आप किलो में कैसे बना सकते हो? पॉइंट यहां पर है कि नहीं? पॉइंट 3 पीछे लेता हूं, 10⁻+3, 1.38 किलो। आपको ये समझ आ रहा है मैंने किलोवाट में क्यों कन्वर्ट किया हुआ है? क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमारे पास है ना, इसमें किलोवाट में होना चाहिए, समझे? तो 5 8 40, 15 और ये 19 हो जाएगा, 6.9। यूनिट क्या लिखूंगा? KWH, मतलब किलोवाट, और ये आपका एक यूनिट होता है। 1 KWH क्या होता है? 1 यूनिट होता है। तो 6.9 यूनिट कंज्यूम्ड। कितना यूनिट कंज्यूम होगा? 6.9 यूनिट। तो एक यूनिट जो है वो KWH होता है।
अंडरस्टूड, हो गया आंसर। जल्दी करेंगे, अभी अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जिसको भी आ रहा है, रजिस्टर वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हुआ ये, आगे बढ़े। चलो अभी रजिस्टर का कलर कोडिंग, बस बस अभी खुद से कर लेना। ये वाला टॉपिक कंप्लीट करके जाना है मेरे को। क्या? KWH, KWH किलोवाट आवर। ये सुनो, तो हम लोग एक कार्बन रजिस्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये सुनेंगे सभी बच्चे। आपको मैंने ये असल में कैसा दिखता है वो बता दिया ना। असली में ऐसा नहीं दिखता, थोड़ा सा ऐसे यहां से बल्ज होता है ना। ये रजिस्टर है, कौन है ये? अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोटो दिखाया इसका। ये उसके ऊपर ना कलर के बैंड्स होते हैं। तो यहां पर आपको 3 बैंड दिखाई देगा और एक बैंड थोड़ा अलग होगा। तो आपको सुनना है यहां पर। पहला बैंड आपका, इसका कलर, हर एक कलर का कुछ ना कुछ नंबर है, हर एक कलर का कुछ ना कुछ, उसको हम लोग कलर कोड बोलते हैं। कलर कोड अभी नीचे टेबल है, वो याद करेंगे। पहला कलर आपको फर्स्ट डिजिट बताएगा नंबर का, और ये वाला आपका जो थर्ड कलर होगा उसका कोड मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर होगा। मतलब फॉर एग्जांपल इसका कोड 1 है, तो आप इंटू 10⁻1 बोलोगे। अगर मान लीजिए इसका कोड 0 है तो 10⁻0 बोलोगे। अगर इसका कोड मान लो जो 5 है तो 10⁻, क्या बोलोगे। और ये मल्टीप्लाई करता है इसके साथ में। मान लीजिए इसका कलर कोड कितना है, 1 है, और इसका मान लीजिए 2 है, तो 1 और 2 ये 12 हो जाएगा। और इसका कोड अगर 1 है, क्या? अरे मेरे भाई सुनना जरा क्या बोल रहा हूं। ये कलर कोडिंग है। अगर इसका कलर 1 है, इसका 2 है, तो ये दोनों बाजू बाजू में लिखे जाएंगे। 1 और 2 बाजू बाजू में लिखे तो 12 नंबर होगा। और थर्ड वाला मल्टीप्लायर होता है। तो थर्ड वाला फॉर एग्जांपल इसका कोड 1 है, तो इंटू 10 का पावर क्या लिखूंगा मैं, 1 लिखूंगा। इतनी कहानी समझ आ गई। पहले दूसरे का जो कलर कोड होगा वो बस बाजू बाजू में लिख दिया जाएगा, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट होगा वो। तीसरे का जो कलर कोड होगा वो मल्टीप्लायर होता है, वो 10 के पावर में लिखा जाएगा। और जो लास्ट वाला है टॉलरेंस, ये प्लस माइनस करके, फॉर एग्जांपल अभी इसके अंदर आपका आएगा सिल्वर हो सकता है या कोई भी कलर ना हो, ठीक है, या हो सकता है गोल्ड हो सकता है। 3 टाइप के बनेंगे इसमें, सिल्वर, गोल्ड और नो कलर। तो हो सकता है वो 5% हो सकता है वो 10 या तो 20% हो। नो कलर रहेगा तो 20% रहेगा। तो आपको उस हिसाब से बात करना है, ठीक है। 5% या 10% या 20% ऐसे होगा। हाँ, क्या 1 और 2? हाँ यूजुअली यही दिया जाता है, सिल्वर, गोल्ड और ये। अंडरस्टूड। चलो आगे बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है, अब इंपॉर्टेंट बात है ये टेबल याद करना। ठीक है, सुनेंगे सभी बच्चे। अब इसका ना कलर कोडिंग देखो, आपको याद करना है। पहली बात तो एक कलर लाइन से याद होना चाहिए, ठीक है। इसको सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखो कैसे याद करते हैं, BB रॉय, ठीक है। मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है ना याद करने का तरीका। BB रॉय एक आदमी है, समझ आ रहा है। उसको एक वाइफ मिली, मतलब शादी हो गई उसकी। तो सुन अभी इधर सुन। BB रॉय गॉट ब्राइट, मतलब बहुत ब्राइट उसकी वाइफ थी, ब्राइट वेरी गुड वाइफ,
ओके। और आपको पता है कि जब वाइफ आती है तो सोना चांदी भी लाती है, विद गोल्ड सिल्वर। अच्छा और एक चीज, ए सोना चांदी चोरी ना हो जाए इस वजह से उसके ऊपर कोई कलर नहीं है, विद नो कलर। नहीं आ रही बात समझ में? ये देखो बी ए कैसे याद रखोगे? कलर कोडिंग याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये पूरे आप फिंगर पे याद कर सकते हो, यहां तक व्हाइट तक। देखो अगर आप कलर देखोगे तो 0 से शुरू हो रहा है और ये 9 पर खत्म हो रहा है, ये वाला कलर कोडिंग। और उसके बाद तो ये टॉलरेंस याद करना है इसका। गोल्ड का आप कितना याद रखोगे? 5%, ठीक है। सिल्वर का 10% और नो कलर 20%। समझ में आ रही बात? इतना ही करना है। कोडिंग सुनो, पूरा आप फिंगर पे कर सकते हो। हाँ नहीं, सिर्फ आपको ये लास्ट वाले का टॉलरेंस याद करना है, उसी पे क्वेश्चन बनेगा। इधर सुनो, बी बी रॉय, तो एक हाथ में बीबी रॉय आ जाता है, दूसरे हाथ में उसकी वाइफ आ जाएगी। ओके, तो बी बी रॉय आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे फिंगर पे इसको करना है। बी बी रॉय गॉट ब्राइट वेरी गुड वाइफ। इजी है। ग्रेट ब्रिटेन, बी बी रॉय, एक हाथ में बीबी रॉय, गॉट ब्राइट वेरी गुड वाइफ। इतना याद हुआ कि नहीं याद हुआ? क्या बोलोगे? बोलो। बीबी रॉय गॉट ब्राइट वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय गॉट ब्राइट वेरी गुड वाइफ। अच्छा आप सुनो, अभी बीबी मेरे पास 2 है। अरे बीवी नहीं, बीबी। ए सुनो, बस 2 2 बी है ना, तो यहां पर बी, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं 3 बी है मेरे पास। बी बी रॉय गॉट ब्राइट, 3 बी है, 3 बीबी नहीं है। अरे वो उसकी है रे, बीबी रॉय की है। क्या है यार तुम, मरवाएगा ये। इधर सुनो, पहला बी ब्लैक, दूसरी बी, और जो तीसरी आने वाली वो ब्लू। ओके, तो ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। बी में अभी कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अगर आप देखोगे मेरे पास यहां पर क्या नाम है, और कोई कलर में ये हो रहा है, ठीक है, हाँ ग्रीन और ग्रे में। तो आप जब बी बी रॉय गॉट ब्राइट वेरी गुड, तो ये 2 जी आ रहा है ना, इसमें ये पहला जी जो आएगा वो ग्रीन होगा और उसके बाद कौन होगा? ग्रे होगा। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा आप फिंगर जब काउंट करोगे तो कैसे काउंट करोगे? सुनो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 9 ही फिंगर है अपने पास, 0 से शुरू कर रहे हैं। अंडरस्टूड? अच्छा तो ये सुनो, जो फिंगर पे आपका कलर आ रहा होगा ना, उससे एक नंबर कम होगा उसका कोड। फॉर एग्जांपल 6 नंबर पे आप बोलोगे 6 कोड, नहीं गलत हो जाएगा। कोड में उसका 5 क्यों, 0 से नंबर आप शुरू करते हो। अंडरस्टूड? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग कलर कोडिंग कैसे याद रखेंगे एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये पूरा कैसे याद रखोगे? बी बी रॉय गॉट ब्राइट वेरी गुड वाइफ। अंडरस्टूड? ठीक है, 3 बी आपके पास है, अभी एक भी नहीं है। ब्लैक, ब्राउन और यहां पर जो आएगा वो कौन आएगा? ब्लू आएगा। 2 जी है, तो ग्रीन है और ये नेक्स्ट जो आएगा वो ग्रे आ जाएगा। अंडरस्टूड? अभी आपको ना कलर कोडिंग याद रखना है, मतलब डायरेक्टली मेंटली आपको याद होना चाहिए, या आप ऐसे फिंगर पे कर सकते हो। ठीक है, तो पहले 5 हम लोग याद कर लेते हैं। पहले एक हाथ में बीबी रॉय का ले लो, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। ठीक है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, देख लिया? अच्छा इसके कोड देख लो अभी।
0 1 2 3 4, 4 तक जाएगा पूरा। तो अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोड पूछता हूं। येलो का कलर दिया, देखो दोनों सवाल बनते हैं। कलर दिया जाएगा, कोड पूछता है, समझ आ रहा है? और कोड से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, वैल्यू निकालना होता है, ठीक है? या नंबर दिया जाएगा, कोड दिया जाएगा, उससे कलर बताना है। तो दोनों भी उल्टा सीधा दोनों सवाल पूछा जाता है। येलो का क्या नंबर है? रेड 2, ऑरेंज 3, ब्राउन 1, ब्लैक, अंडरस्टूड? ब्लैक, येलो, ब्राउन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लैक। फंस गया, फंस गया। ब्लैक 0, ब्लैक, ब्राउन, येलो, पिंक कहां से आ रहे? येलो, येलो, रेड, रेड 2, रेड 2 याद रखो, रेड 2, ऑरेंज 3, ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक 0, ब्लैक, ब्राउन, येलो, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन, येलो, रेड, ऑरेंज। ठीक है, हो गया मेरे ख्याल से ये 5। नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5, गॉड ब्राइट वेरी गुड वाइफ। देखो ये यहां पर कौन है? ग्रीन है, ठीक है? गॉड ब्राइट ब्लू, वेरी वायलेट, समझ आ रहा है? गुड, वेरी गुड ना, तो ये ग्रे हो जाएगा। और व्हाइट, व्हाइट वाला 9, व्हाइट 9, ग्रीन 5, ग्रे 8, ब्लू, ब्लू छक्का होता है। ए आप ऐसा जो ब्लू पहना हुआ है उसको मत बोलो आप लोग। चलो ये कोई बात नहीं, ये कलर से कोई ये नहीं होता। सर सुनो, सवाल सुनेंगे। ब्लू, व्हाइट, ग्रे, ग्रीन, ग्रे, ग्रीन। अब सुनो यहां पर, ग्रे 8, ग्रे 8, ग्रीन 5, 5 और 8 है ना, ठीक है? ब्लू, वायलेट, व्हाइट, व्हाइट, वायलेट, व्हाइट, वायलेट, ग्रीन, ग्रे, ग्रे 8, ग्रे, ग्रेट, ओके? ग्रे 8 याद रहेगा, ग्रे 8, ग्रीन 5, ब्लू, वायलेट, व्हाइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी एक बार ओके, ये याद हो गया ना सबको? ठीक है, अभी पूरा पूछ लेता हूं मैं, ठीक है? एक क्वेश्चन कर ले क्या इसके ऊपर अभी? हाँ, इसको ऐसे मत याद रखो जैसा मैंने बताया, वैसे याद करना। उधर पे कैसा है, इन और ग्रेट ब्रिटेन वगैरह हैज सब आ जाता है। ये देखो क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन, ऐसे दिया जाता है। आपको ना कलर कोड दिया जाएगा और आपको क्या पूछेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी ये पता करना। तेरी हवा पे जिंदा तो
ये इसका कोड बता सकते हो जब तक? येलो 4, वायलेट 7, सही है। हाँ, तीसरा वाला आपका 10 के पावर में लिखना होता है। पहले दोनों का डिजिट लिखोगे बाजू बाजू में, जैसे ये 4 और इसको 7 बोला, 47 हो गया। और ऑरेंज यानी कितना होता है? 10 3 होता है, तो इंटू 10 क्या हो जाएगा? अच्छा, गोल्ड यानी कितना टॉलरेंस था? ±5% हो गया आंसर। बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता, बताता हूं। तेरी हाफिज़ जिंदा तो अब है मेरा। ये देखो 4 7 और इसका आपका 10 का पावर क्या हो जाएगा? सही है। और आपका ये प्लस माइनस, तो आप इसका आर की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिखोगे? 4 7 47 इंटू 10 का पावर 3, ये मेरे पास नंबर है। ये आपका रेजिस्टेंस निकाल रहे हो आप, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? और इसके अंदर बच्चों ±5% कम ज्यादा हो सकता है। ±5% मतलब इस वैल्यू के अंदर 5% कम ज्यादा हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, आपको ना हमेशा इस नंबर को किलो ओम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? किलो यानी 10 का पावर 3 होता है। तो ये जो देख रहे हो आप 47 किलो ओम प्लस माइनस, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? नहीं समझ आया? अबे तू ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा रे? ठीक है, इतना समझ आया? दूसरा एग्जांपल बताओ अभी। अच्छा, उल्टा भी दिया जा सकता है, ये नंबर दिया जाएगा, आपको कलर कोड फाइंड आउट करना होता है। समझ आ रहा है? तो आपको इसको सेपरेट करना है, 2 डिजिट और फिर 10 का पावर और ±5%, तो आप इजीली बता सकते हो। हाँ, इसको करते हैं। दिख रहा है? आ गया ना आंसर हमारा? ओके। दूसरा एग्जांपल मैं कौन सा बता रहा हूं, जिसके अंदर मुझे नंबर दिया है फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ रजिस्टर फाइंड द कलर बैंड्स। ये देखो, इसमें अपने को एक काम करते हैं। मैं क्वेश्चन में ना परसेंटेज आपको दे देता हूं। हाँ, तेरी जिंदा तो अब है मेरा तेरा। ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें एग्जांपल में एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं मैं, ताकि आपको क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से समझ आए। आपको ऐसे लिखा हुआ है 330 ओम और प्लस माइनस फॉर एग्जांपल 5% लिखा है। और ये आपके लिए सेकंड एग्जांपल हो गया। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बोल रहा है कि कलर, आपको वैल्यू दिया गया है, कलर कोड ढूंढना है। इससे पहले वाले में कलर कोड था, वैल्यू फाइंड आउट किया था। कैसे करेंगे सुनो। सबसे पहले आपको ये जो नंबर होगा ना, इसको सिर्फ 2 डिजिट में ही कन्वर्ट करना है। तो अब 1 0 देख रहे हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 33 इंटू 10 बराबर है ओम। ठीक है। अच्छा, 10⁻², अब आपको समझ में आ गया। ये पहले दूसरा नंबर जो होता है वो कोड होता है 3 और 3 ऑरेंज ऑरेंज। ओके, तो यहां पर कलर कोड क्या होगा आपका? कलर कोड इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास ऑरेंज, ये वाला भी
10 का पावर 1 और 5% मतलब खत्म हो गया, समझे? इंपॉर्टेंट है कलर कोड याद रखना, वही उसी में अगर वो याद हो चुका है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड? अब टेक्स्ट बुक के पीछे हमारे पास 2 सवाल है ऐसे, उसमें हर एक में 4-4 रहेंगे, 4-3 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। आइए उसको ट्राई करते हैं। होएगा ना? देखो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें 5 क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ कुछ के आंसर्स रॉन्ग है इसके अंदर, हाँ। और ये वाले इसमें कितने? 5 है, दोनों में 5-5 है, ठीक है। आइए इसको ट्राई करते हैं, बाकी जो बचेगा ये क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। बता रहा हूं चैप्टर नंबर, अगर 1-2 दोनों देना चाहते हैं दे सकते हैं। तेरी हवा जिंदा चलो, ये फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास? ब्लू, ग्रीन, रेड, गोल्ड, सही है। क्या है? ब्लू, ग्रीन, रेड, गोल्ड। क्या आप इसका नंबर बता सकते हो? 6, 5, 2 है ना, तो ये 10 का पावर में जाएगा। R इज इक्वल टू क्या लिखोगे? हो गया? ये बात क्यों कर रहा है? इधर ध्यान देना। मैंने आपको क्या बोला? इसको हमेशा किलो में कन्वर्ट करना है, आपको किलो ओम बनाना है। मैं क्या करूं, इधर पे पॉइंट है ना, पॉइंट पीछे लूंगा तो 1 आएगा, या आगे लूंगा तो? पीछे लूंगा तो +1 आएगा, एक पीछे लिया तो +1, 3 हो जाएगा, यानी 6.5, 10 का पावर 3 ओम। ओके, तो 6.5 किलो ओम हो गया, डन। 6.5 किलो ओम। सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो ऐसे ही। चलिए सेकंड क्या है? ब्राउन, ब्लैक, रेड और क्या है? सिल्वर। ब्राउन आपको पता है 1, ब्लैक 0, रेड 10 का पावर 2, सिल्वर ±10%। सही है बच्चों? 1 0 साथ में लिखो, 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻², ओम। अच्छा, 10⁻, ये 1 और ये 10⁻², 10⁻³ किलो ओम बन जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 बचेगा ना, ये बेसिकली 1 किलो ओम हो जाएगा। देखो ये समझ में आ रहा है क्या डायरेक्ट आपको? 10⁻1 और 10⁻² कितना हो जाएगा? 10⁻3, और वो किलो ओम, तो नंबर तो 1 बचेगा ना, 1 किलो ओम। आप चाहे तो पॉइंट शिफ्टिंग कर लो, पॉइंट एक पीछे करूंगा, 10⁻1 आएगा, फिर 1.0 किलो ओम, ठीक है। 1 किलो ओम बोलो, 1.0 किलो ओम, बात है कि नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं पॉइंट शिफ्टिंग करके समझा दूं, ठीक है। क्या ऐसे ही आप लोग 3rd 4th 5th ट्राई कर सकते हो बच्चों? करिए जल्दी फटाफट से, और ये ज्यादा मार्क के लिए आता है, हाँ, एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, और 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इतना करोगे 3 मार्क मिल जाएगा।
हर एक का अलग आता है, किसी को 25 मार्क का पूछ रहा है, किसी को 50 मार्क का। कोई भी 2 पूछेगा 3 मार्क का करने को, 1.5 मार्क्स। सबका अलग अलग होता है, कोई 25 मार्क का लेता है क्लासेस में तो आपका समझ लो 50 मार्क का रहेगा, क्योंकि उतने क्वेश्चन पूछने हैं मेरे को ना, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। हाँ इधर कुछ मिस्टेक है, बताया ना मैंने। रेड तो 2 10⁻³ हाँ 22 किलो ओम आएगा, 2.2 नहीं आएगा इधर। देखो मैंने सही कर दिया। हाँ हेलो हेलो। हाँ हाँ हो गया। ए अभी सुनो, इसका उल्टा भी कर लोगे ना आप, रिवर्स भी कर लोगे ना, तो आपके लिए ये वाले 3 क्वेश्चन और इसके बाद वाले में 5 करने हैं उल्टा। और उसमें थोड़ा सा हिंट आपको बता देता हूं, टॉलरेंस ना सबके लिए एक ही दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, हर एक के में लिखा नहीं है, ऊपर लिखा है कितना टॉलरेंस दिया हुआ है, 10%, मतलब सिल्वर है, आपको मालूम है। अंडरस्टूड? तो हर एक क्वेश्चन जब लिखोगे तो ±10% लिखो हर एक के साथ में, और फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये वाला करके आना बच्चों। हाँ